मध्य प्रदेश में आज लाडली बहनों के खाते में योजना की राशि आने वाली है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। बताते चले कि सीएम ने बहनों को बधाई दी और शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि 14वीं किस्त के रूप में 1250 रुपए जारी करूंगा। लाडली बहना योजना जिस पर लगातार सभी की नजर थी और बीते सरकार के कार्यकाल से महत्वाकांक्षी योजना जिसकी शुरुआत हुई थी और आज भी इस योजना को लेकर जो उत्साह, जो महत्वाकांक्षाएं जुड़ी हुई हैं, आज उन्हें पूरा होते देखेंगे आप। 14वीं किस्त लाडली बहना योजना की होने वाली है जारी। आज लाडली बहनों के लिए बड़ा दिन है। लाडली बहनों के लिए आज उनके खाते में एक बार फिर पैसे आने वाले। चौथी किस्त है लाडली बहना योजना की। 1250 रुपए की किस्त जारी होगी। इसके अलावा कुछ और योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पीएम उज्ज्वला अनुदान राशि भी आज जो हितग्राही हैं उनके खातों में आएगी। लाडली बहनों की किस्त का अगर जिक्र करें तो ये 14वीं किस्त है। 1250 रुपए खाते में आज आने वाले हैं। तो इसके लिए जो इंतजार था वो इंतजार अब खत्म होने वाला है। जिस तरह से प्रदेश की लाडली बहनों के लिए उनके छोटे मोटे जो आवश्यक कार्य हैं, इस लाडली बहना योजना के माध्यम से मिलने वाली एक छोटी सी वो सहायता राशि एक बड़ा बदलाव लाने की दिशा में शुरू की गई थी और तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू की गई ये योजना, वर्तमान मुख्यमंत्री ने इसकी राशि बढ़ाकर इसे और आगे तक ले जाए जाने का जो अपना वादा प्रतिबद्ध किया, उस वादे को आज पूरा किया जाएगा। और साथ ही पीएम उज्ज्वला अनुदान राशि को भी आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शुरू करेंगे, जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधा लाभार्थियों के खाते में ये राशि जाने वाली है। और इसके लिए क्या कोई विस्तार पूर्वक कार्यक्रम रखा गया है, विधिवत कार्यक्रम रखा गया है, या फिर जो जिस तरह से हर बार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से इन रुपयों को सीधा लाभार्थी के खाते में भेजा जाता था, उसी तरीके को अपनाते हुए ये किया जाएगा, या फिर कोई बड़ा कार्यक्रम राज्य सरकार की तरफ से किया जा सकता है इसके लिए, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद ये एक बड़ा मौका है जब सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि भी जारी होनी है, उज्ज्वला अनुदान राशि भी जारी होनी है, साथ ही साथ लाडली बहना योजना के जो लाभार्थी बहनें हैं उन्हें भी राशि जारी की जाएगी। तो ये एक बड़ा मौका प्रशांत आज का है और इस मौके पर अगर देखें तो कई योजनाओं की राशि आज एक साथ जारी होनी है, तो संभव है कि बड़ा कार्यक्रम आज राज्य सरकार कर सकती है। ये भी बिल्कुल संभव है जो बात आप कह रहे हैं आशीष। हालांकि जो 1250 रुपए आज खातों में आने वाले हैं, लाडली बहना योजना सियासत का बड़ा मसला रही है। चुनाव में अगर हम कहें तो इसने बड़ा अहम रोल अपना दिया है, या कहें कि इसका बड़ा लाभ इसका मिला है बीजेपी को, चाहे विधानसभा चुनाव रहा हो या फिर लोकसभा चुनाव में भी कहा जाता है कि महिलाओं का जो एक बड़ा प्रतिशत बीजेपी के पक्ष में गया है। नतीजे भी आपने देखे हैं और स्वाभाविक कि ये बड़ी योजना, महत्वाकांक्षी योजना सरकार की। और शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, 3 से 4 योजनाओं के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आज लाभार्थियों के खाते में होने, क्या कोई बड़ा कार्यक्रम होने वाला है या फिर सामान्य रूप से जिस तरह से अब तक ये पैसे ट्रांसफर होते आए उसी तरीके को अपनाया जाएगा? देखिए, बिल्कुल आशीष, मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के तमाम हितग्राहियों के लिए आज बड़ा दिन है, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव सरकार आज उनको राशि हस्तांतरित करने वाली है। सबसे बड़ा जो लाभ है वो मध्य प्रदेश के जो लाडली बहना है उनके लिए, जिस बात का आप लोग भी लगातार जिक्र कर रहे थे कि चुनाव में वो एक गेम चेंजर स्कीम के तौर पर सामने आई थी, और यही कारण है कि कांग्रेस भी उसको इस मुद्दे को लेकर लगातार सियासत करती रहती है, कहीं न कहीं गाये बगाए ये बताने का प्रयास करती है कि लाडली बहनाओं को अधिकार मिले। इसके लिए विपक्ष भी उनके साथ खड़ा नजर आता है। तो 1,25,00,000 जो लाडली बहनें हैं उनके खाते में आज सीएम राशि हस्तांतरित करेंगे, और ये लगभग राशि जो है वो 9,445 करोड़ की जो राशि है, बड़ा अमाउंट जो है वो उनके खाते में जाने वाला है। दूसरा जो सबसे बड़ा जो राशि है वो है जो वृद्धजन है और जो दिव्यांग है, जिनको सामाजिक न्याय विभाग की तरफ से जो पेंशन दी जाती है, जिसको लेकर आपने देखा कि कल भी सदन में सियासत हुई, जिस तरीके से 1,17,000 के लगभग जो बुजुर्ग या दिव्यांग है उनको अपात्र घोषित कर दिया, उसको लेकर भी कल
सदन में मुद्दा उठा और काफी सियासत भी हुई, तो उनके लिए एक राशि हस्तांतरित करने का काम कर रहे हैं। और किसान सम्मान निधि, देखिए पीएम ने जो है वो किसान सम्मान निधि देने का ऐलान किया था, उसके बाद मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान थे, उनकी तरफ से ऐलान किया कि जितनी राशि केंद्र देती है उतनी राशि मध्य प्रदेश सरकार भी देगी। तो देखिए जो 6000 की राशि जो है वो प्रति किसान के खाते में आज जानी है। इसके अलावा जो उज्ज्वला गैस कनेक्शन के जो हितग्राही हैं, जिनको सब्सिडी जो राशि है वो आज उनके खाते में जारी की जाएगी। हालांकि कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव का आज व्यस्ततम कार्यक्रम है। सुबह वो अमरवाड़ा में आज है, वो दोपहर तक अमरवाड़ा में रहेंगे, उसके बाद टीकमगढ़ में उनका एक धार्मिक कार्यक्रम में वो शामिल होने जा रहे हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, आप बता रहे हैं बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको जो इन योजनाओं के माध्यम से आज हितग्राहियों के खातों में पैसा आने वाला। लाडली बहना जिस पर सियासत जमकर होती रही, विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, इसमें भी सियासत जारी। शुक्रिया आपका शैलेंद्र पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे और अगली खबर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अमरवाड़ा के दौरे पर जा रहे हैं। जैसा कि सहयोगी शैलेंद्र भी बता रहे थे कि अमरवाड़ा उपचुनाव में मुख्यमंत्री का फोकस रहेगा और दोपहर 1:30 बजे तक वे अमरवाड़ा में रहेंगे। तो मुख्यमंत्री सुबह अमरवाड़ा के ग्राम छिंदी में जनसभा भी करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह के समर्थन में ये जनसभा होगी। दोपहर में सुरला खापा मंडल में वो जनसभा करेंगे। गुरुवार से अमरवाड़ा के दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बने हुए, लगातार ताबड़तोड़ दौरे भी कर रहे हैं अमरवाड़ा उपचुनाव के। और चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। एमपी को नए चीफ जस्टिस मिल गए। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। एमपी हाईकोर्ट के जस्टिस शील नागू पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश को मिले नए चीफ जस्टिस और न्याय प्रणाली में जिस तरह से लगातार हम बदलाव होते देख रहे हैं, उससे सिस्टम को और तेज करने की कोशिश है। कानून में बदलाव किए गए हैं और ऐसे में न्याय लोगों को सही समय पर उसी तरीके से मिले, इसके लिए भी समय से पोस्टिंग होना भी आवश्यक है। और जस्टिस संजीव सचदेवा नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। बढ़ते आगे छत्तीसगढ़ से अगली खबर, जहां छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। तीनों आरोपियों को 11 जुलाई तक रिमांड पर ले लिया गया है। अनवर ढेबर के पिता के खेत में नकली होलोग्राम का जखीरा मिला है। एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने परिसर को सील कर दिया है। धनेली के खेत में नकली होलोग्राम का यह जखीरा बरामद हुआ है। ईओडब्ल्यू ने खेत से 5 कार्टून नकली होलोग्राम बरामद किया है। सबूत मिटाने के लिए नकली होलोग्राम को जलाने की आशंका भी जाहिर की जा रही है। और युगल तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। युगल, बड़ी कार्रवाई और एक बड़ी लीड कही जा सकती है, आगे क्या कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम लगातार इस मामले पर जांच कर रही थी और अब एक बड़ा जो अहम सबूत है वो हाथ लगा है। यूपी एसटीएफ की टीम पहले भी अनवर ढेबर को ले जाकर के वहां पूछताछ कर रही है, तो इस मामले में और भी अहम जो सुराग है वो हाथ लगेंगे। और जिस तरह से लगभग 6 फीट नीचे जो कार्टून में जली हुई जो नकली होलोग्राम है वो पाया गया है। बाकायदा एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम जब यहाँ पर कार्रवाई की, सबूतों को जब्त किया है, तो उसकी वीडियोग्राफिंग भी कराई गई है। और ये जो 3 आरोपी हैं, अनुराग द्विवेदी, अमित सिंह और दीपक दुआरी, इन तीनों को 11 जुलाई तक रिमांड पर लिया गया है और आगे की पूछताछ है वो की जाएगी। लगभग 2100 करोड़ के इस शराब घोटाले मामले में अब अहम सुराग है वो हाथ लग रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में शराब जो लीकर घोटाले मामले में है उनकी जो आरोपी है नजर बनाए रखिए। आगे युगल अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। और अब खबर खंडवा से है। खंडवा में इंडियन मुजाहिदीन के 2 आतंकी गिरफ्तार हुए। खंडवा में एटीएस की कार्रवाई का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आपको बताते चले कि सीसीटीवी में कार्रवाई की साफ तस्वीर दिखाई दे रही है और कई वाहनों में एटीएस की टीम वहां पर पहुंची और यहां पर नजर आई मुस्तैद टीम और घर के बाहर मुस्तैदी रही, जहां पर हथियारबंद जवान इंडियन मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को पकड़ने के लिए पहुंचे थे और लोन वुल्फ अटैक की योजना थी। निशाने पर सुरक्षा बल थे। सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बनाने की तैयारी इनके द्वारा की गई थी, जहां मध्य प्रदेश एटीएस ने अब इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए इन आतंकियों को धर दबोचा, जिनसे भारी मात्रा में जिहादी साहित्य, 4 मोबाइल फोन्स, 1 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।
बड़ी सफलता एटीएस को मिली है, जिसमें एक इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी, इंडियन मुजाहिदीन के आइडियोलॉजी फॉलो करने वाले आतंकवादी को, जो एक लोन वुल्फ अटैक प्लान कर रहा था, उसे पकड़ा गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा आतंकवादी एवं अन्य देशद्रोही गतिविधियों की रोकथाम के लिए जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का निर्देश दिया गया है, इसी के अनुक्रम में एटीएस द्वारा संपूर्ण प्रदेश में सतत निगरानी रखी जा रही है, जिसके चलते आज ये सफलता मिली है। आज सुबह हमारे पास रिलायबल इनपुट ये आया था कि एक व्यक्ति है जो कि इंडियन मुजाहिदीन के आइडियोलॉजी से प्रभावित है और कोई बड़ा अटैक प्लान कर रहा है। इस पे हम लोग वर्क कर रहे थे और इसी बैकग्राउंड में आज सुबह एक आतंकी फैज़ान पिता हनीफ शेख, जिनका उम्र 34 वर्ष है और ये कंजर मोहल्ला खंडवा का रहने वाला है, इसे गिरफ्तार किया गया है। यूएपीए के अन्य विभिन्न धाराओं में इन्हें गिरफ्तार किया गया है और इससे भारी मात्रा में ISI, IS एवं अन्य आतंकी संगठन के जो जिहादी लिटरेचर होते हैं, ये जब्त किया गया है। और गुना में जमीन विवाद में मारपीट का एक मामला सामने आया, जहां दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले और मारपीट का वीडियो ये सामने आया है। दोनों पक्ष की शिकायत पर मामला भी दर्ज कर लिया गया। अरुण थाना क्षेत्र का ये मामला है। ये तस्वीरें भी देखिए आप, ये वीडियो वायरल भी हो रहा है और इसके बाद एक्शन भी पुलिस लेने की तैयारी में है। दो पक्ष आपस में भिड़ गए थे, जमकर एक दूसरे के ऊपर लाठी डंडों से हमला किया गया और कुछ लोग बताया जा रहा है कि घायल भी हुए हैं। मारपीट का ये वीडियो है गुना से। और खबर रायसेन से, जहां कार और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है। भीषण हादसे में बाइक के परखच्चे हो गए। बताते चले कि ये सुल्तानगंज थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां सड़क दुर्घटना के बाद सामने आई भयावह तस्वीरें और इस पूरे घटनाक्रम में जो कारण है अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अभी हालात देखकर प्रतीत हो रहा है कि यह आमने सामने की टक्कर रात के अंधेरे में हुई, जिसमें अब लापरवाही बाइक सवार की थी या कार चालक की, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आकर देखा गया, जगदीश पिता पूरे विश्वकर्मा, उम्र लगभग 18 साल, इसको व्हाइट कलर की i20 होंडा गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसकी चोट आने से मौत हो चुकी है। अभी उसे अस्पताल लेकर गए हैं। और बढ़ते आगे अगली खबर सागर से, जहां पर दूषित पानी पी लेने की वजह से 18 लोग बीमार हो गए, जिसमें मासूम बच्चों से लेकर महिलाएं, बुजुर्ग सभी को बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया। और प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। सभी का जिला अस्पताल और बीएमसी में इलाज चल रहा है। नरियावली विधानसभा के ग्राम मैहर का ये मामला है। एक की इलाज के दौरान मौत भी हो गई है। बांदरी के आसपास कोई गांव है मैहर करके, वहाँ पे कुछ मतलब उल्टी दस्त का प्रकोप टाइप का फैला है। मतलब लोगों को उल्टी दस्त से मतलब उनको ग्रसित हुए, उस ग्रसित होने का यहाँ लाया गया है। लगभग 16 लोग यहाँ पर हैं, जिसमें लगभग 8 बच्चे और लगभग इतने ही वयस्क महिला एवं पुरुष हैं। तो सभी को उल्टी दस्त की शिकायत है। खाने पीने से भी हो सकता है, दूषित पानी पीने से भी हो सकता है, क्योंकि बरसात का मौसम है, सब जगह इस समय पानी चल रहा है कुओं में। और इसमें लोगों ने ध्यान मतलब थोड़ा पानी का उबाल के यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें एहतियात नहीं बरतने से। और खबर बुरहानपुर से, बुरहानपुर में हमीदपुरा तेल फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई हुई है। तहसीलदार ने तेल फैक्ट्री को सील कर दिया है। बताते चले कि वेस्टेज मोम से यहां तेल निकाला जा रहा था, घी बाजार में बेचने की आशंका पर कार्रवाई की गई। हाईटेंशन लाइन के नीचे ही ये तेल फैक्ट्री लगाई गई थी और सुरक्षा के यहां पर कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। हालात की जो जानकारी पुलिस विभाग को लगी तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और आप देखिए तस्वीरों में कि क्या सूरत हाल यहां बना हुआ है। और सारी मशीनें उसके अंतर्गत हुई हुई और ये वेस्टेज ऑयल का काम है। कब से आप कर रहे हैं? आप ये एक 6-8 महीना हो गया है सर, ये काम चालू होने को।
तो क्या साल यहाँ भर हो होता गया। क्या है? यहाँ पर जो है तो एक गाद होती है, आंध्रा से आती है। उस गाद को अपन है ना रिसाइकिल करके एक रॉ मटेरियल निकालते हैं, जो होता है एक घी के टाइप, जो साबुन में काम आता है। और बाकी जो ऑयल होता है वो क्रूड ऑयल होता है, वो एमजी ऑयल मिल, एसके ऑयल मिल, ये इसमें जाता है। अब वो क्या करते हैं अपने को कुछ नहीं पता। यहाँ पर इस फैक्ट्री में, ये हमीदपुरा में एक फैक्ट्री है, एमागिर्द में आता है ये। तो इनके द्वारा बताया जा रहा है कि एक सनफ्लावर होता है, उससे ये घी और तेल निकालने का काम करते हैं। उसी के संबंध में जांच करने आए। सैम्पलिंग मतलब क्या खाने के उपयोग के लिए तेल तैयार करते हैं? ऐसा इनके जो प्रोप्राइटर है, इनका कहना ये पड़ रहा है कि खाने के काम में नहीं आता है। ये जो जितनी भी जैसे अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है और रिफाइनरी इंडस्ट्री है, उनके यहाँ पर ये देने का काम कर रहे हैं। मतलब इस ऑयल को ये खाने के लिए एडाइबल नहीं है ये। गणेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। गणेश, अभी क्या कुछ ये कार्रवाई में सामने आया? आखिर कार्रवाई के लिए क्या आधार बताया जा रहा है कि क्यों आखिर ये छापेमार कार्रवाई की गई? जी, प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना मिली थी तहसीलदार और खाद्य विभाग को कि एक हमीदपुरा क्षेत्र में एक तेल फैक्ट्री जो है, वहां से तेल का सप्लाई जो है वो बाजार में हो रहा है। जिसके आधार पर, शिकायत के आधार पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तो उन्होंने वहां पर जो है वो तेल फैक्ट्री को तालाबंदी की, वहां पर उसको सील कर दिया है। वहां पर हाई टेंशन लाइन के नीचे जो है वो तेल फैक्ट्री का संचालन हो रहा था। वहां पर सुरक्षा के कोई इंतजामात नहीं थे। साथ ही अफसरों को जो शिकायत मिली थी कि तेल मिलावटी है और बाजार में बिक रहा है, जिसके आधार पर जो है वो अफसरों ने उसको सील कर दिया। हालांकि इसकी तो कोई पुष्टि हुई नहीं है कि ये मिलावटी तेल है, क्योंकि जो फैक्ट्री के तेल फैक्ट्री के जो मालिक है उन्होंने कहा कि ये जो तेल है ये खाने का उपयोगी तेल नहीं है। इसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और साबुन के निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है और इन्हीं को ये बेचा जाता है। लेकिन जिस तरह से जो शिकायतें प्राप्त हुई थी तो उस आधार पर जो है वो प्रशासनिक अधिकारी अभी जांच में जुटे हुए हैं। इस तेल के जो है सैंपल लिए गए हैं, जिसको लैब में भेजा गया है। शुक्रिया आपका गणेश, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे। नगर पालिका परिषद नीमच का जाजू सागर बांध करीब 2000 बीघा में फैला हुआ है। बांध की लगभग 800 बीघा से अधिक जमीन पर अवैध खेती हो रही है और किसानों का अवैध अतिक्रमण भी है। दरअसल इसकी शिकायतें मिलने के बाद, जानकारी होने के बाद नगर पालिका और जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई करने से परहेज कर रहे हैं। वहीं जिम्मेदार जनप्रतिनिधि भी सिर्फ चुप्पी साधे हुए हैं। नीमच से ये तस्वीरें सामने आई जो आप ये जमीन देख रहे हैं। दरअसल ये कोई एग्रीकल्चर या खेती योग्य भूमि नहीं है, ये बांध का हिस्सा है जहां खेती की जा रही है। सुनने में भी आ रहा है कि वहाँ पर वापस से खेत हाँक रहे हैं और वहाँ ज़मीन बुआई के लिए तैयार हो रही है। लेकिन पिछले समय में भी ऐसा हुआ था और हमने उस पर नगर पालिका का अमला, एसडीएम, तहसीलदार सब कोई गए थे और उस पर रोक लगाई थी। साथ में ही हमारी पाइपलाइनें भी उखाड़ी थी जिससे वो पानी ले रहे थे हड़कियाकाल डैम से। तो अभी भी अगर ऐसा हो रहा है तो मैंने अध्यक्ष जी से बात भी की थी, सीएमओ सर से बात की है। उनका कहना है कि मैडम कुछ ही समय में हम लोग जाने वाले हैं। उसकी पूरी नफ्ती के लिए भी बोला है, चिन्हित किया है जो वहाँ का हमारा चौकीदार है उसको, कि जाकर के चिन्हित करो कौन कौन है वहाँ, उनको बुलाओ, उनसे चर्चा की है और एक दिन जाकर के वो लोग पूरे उसको हटाएंगे। मैंने इसके लिए वहाँ पर 5 व्यक्तियों की ड्यूटी लगा दी है जो सर्वे करके वहाँ से हमें ला करके देंगे और उसके बाद में उनको कुछ अवधि का नोटिस देने के बाद में उसके हटाने की कार्रवाई की गई, जैसे गत वर्ष की गई थी, की जाएगी। उसमें शासन और पुलिस प्रशासन का हमको सहयोग लेना पड़ेगा। और बढ़ते आगे आपको बता दें कि महादेव सट्टा ऐप मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और इनकी गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ पुलिस ने महाराष्ट्र के सांदरिया से की है। इनके पास से पुलिस ने 47 मोबाइल, 56 एटीएम कार्ड, लैपटॉप सहित 12.5 लाख का सामान भी जब्त किया। ये लोग पुणे से सट्टा खिलाने का काम कर रहे थे। तो ये बड़ा खुलासा हुआ है और इनके पास से महाराष्ट्र के संदरिया से ये सभी अरेस्ट किए गए हैं। 56 एटीएम कार्ड, 47 मोबाइल, लैपटॉप भी इनसे बरामद किया गया। 12 लाख का सामान भी जब्त किया गया है। क्राइम ब्रांच रायपुर और मौधापारा की एक संयुक्त टीम ने पुणे में सांगरिया नामक एक लोकेशन पे रेड कार्रवाई की, जहां पर 5 लोग
महादेव सट्टा खिलाते हुए मिले। इन 5 लोगों को वहां से लेके आया गया, जिनसे लगभग 12.5 लाख रुपए का सामान, जिसमें 47 नग मोबाइल फ़ोन हैं, 6 लैपटॉप हैं, 57 ATM कार्ड और उनके और भी कागजात हमको प्राप्त हुए हैं, कुछ राउटर्स प्राप्त हुए हैं। इसमें 5 लोगों की गिरफ्तारी करके माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड पे भेजा जा रहा है। साथ ही इनसे बहुत सारे व्हाट्सएप अकाउंट से कई अकाउंट्स मिले हैं, जिनको फ्रीज करने की कार्रवाई की जा रही है। और बढ़ते आगे, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पुलिस विभाग को अब नया मुखिया मिलने वाला है। दरअसल 4 अगस्त से पहले पुलिस विभाग को अब नया मुखिया मिल जाएगा। डीजीपी के लिए 2 नामों की चर्चा चल रही है। 1992 बैच के अरुण देव गौतम का नाम भी चर्चाओं में है। 1994 बैच के हिमांशु गुप्ता के नाम की भी जोर शोर से चर्चा जारी है। डीजीपी अशोक जुनेजा अगस्त में रिटायर हो रहे हैं, तो 2 नए नाम चर्चाओं में। और युगल तिवारी हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। युगल, 2 नामों की चर्चा है, आखिर किसकी प्रबल संभावनाएं हैं, कैसे सिस्टम काम कर रहा है और कब तक इसकी घोषणा हो पाएगी? जी देखिए, डीजीपी अशोक जुनेजा है वो अगस्त माह में ही रिटायर हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो ऐसे में पुलिस विभाग को एक जो मुखिया की आवश्यकता है, तो 2 नामों पर अभी जो चर्चा है वो जोरों से चल रही है। और 4 अगस्त के पहले पुलिस विभाग का नया डीजीपी मुखिया है वो मिल जाएगा। अगर हम बात करें 1992 बैच के अरुण देव गौतम है, उनका नाम है पहले चल रहा है, क्योंकि सीनियरिटी बेस पर वो है। इसके अलावा 1994 बैच के जो हिमांशु गुप्ता है, उनकी नामों पर भी सहमति है, बन सकती है। हालांकि आखिरी सहमति केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिलेगी, उसके बाद ही डीजीपी के नामों पर जो मुहर है वो लग सकेगी। लेकिन 4 अगस्त के पहले डीजीपी को नियुक्ति करना होगा, क्योंकि पुलिस विभाग को नया मुखिया है वो देना होगा। तो ऐसे में नामों पर चर्चा है वो चल रही है। हालांकि ये भी परिपाटी रही है कि जूनियरों को भी कभी दायित्व है वो सौंप दिया जाता है। तो देखना ये होगा कि आखिर सरकार इसमें किस तरह के निर्णय है वो लेती है। लेकिन 2 जो प्रमुख नाम है उन पर अभी जो चर्चा है जोरों से चल रही है। बिल्कुल, और दोनों में से किसे अभी छत्तीसगढ़ पुलिस की जिम्मेदारी दी जाती है, ये देखने का विषय होगा। नजर आप बनाए रखिएगा। युगल, आगे अपडेट लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।